वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर की यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास की इकाई 2 के देवनागरी लिपि उद्भव, विकास एवं मानक रूप के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देवनागरी लिपि उद्भव, विकास एवं मानक रूप। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि लिपि किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, ध्वनि को जब लिखा जाता है, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। अब हम देवनागरी लिपि की पृष्ठभूमि, देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास, उस संदर्भ में बातचीत करेंगे। प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का दर्जा प्राप्त था। भारत की 2 प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि भारत में प्राचीन लिपियों के रूप में प्रचलित थी और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि के अलावा महाजनी लिपि में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है, परंतु उसका प्रचार सर्वत्र नहीं है। ग्रंथ, लेखन, छापन, प्रकाशन इत्यादि में बहुधा देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। जिस तरीके से अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक इसी प्रकार से हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा में संस्कृत को देव भाषा माना गया है और संस्कृत में जब इस लिपि का प्रयोग होने लगा, तब से इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। अब समझने की बात यह है कि यह लिपि हिंदी के साथ साथ संस्कृत, नेपाली, मराठी और इससे पूर्व, हिंदी से पूर्व जो अपभ्रंश पाली प्राकृत है, उनमें भी प्रचलित है। विद्यार्थियों, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग जब देव भाषा संस्कृत के लिए होने लगा, तो इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। यह बात हमारे ध्यान में होना अत्यंत ही आवश्यक है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि किस संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि भी जानना आवश्यक है। देवनागरी लिपि का विकास 8वीं सदी से माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो देवनागरी लिपि गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की लिपि मानी जाती है।
और ब्राह्मी लिपि के विभिन्न रूपांतरणों में उत्तरी शाखा से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि देवनागरी शब्द और देवनागरी नाम की जब हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। देवनागरी लिपि व सुधार संशोधन में विभिन्न संस्थान, समितियों और विद्वजनों की भूमिका है, साहित्य साधकों की भूमिका है, जिनमें बंबई राज्य के महादेव गोविंद रानाडे और महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास, इसी प्रकार से आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राधाकृष्ण, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश, ये प्रमुख रूप से पढ़े सुने जाते हैं। श्याम शास्त्री के मतानुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उसका नाम देवनागरी हुआ। इसी संदर्भ में यह बात जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का दर्जा प्राप्त था। यह लिपि बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि दाहिनी से बाईं तरफ लिखी जाती थी। विद्यार्थियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो देवनागरी लिपि अत्यंत ही सरल, सुंदर, कलात्मक एवं स्पष्ट लिपि है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं से हम समझते हैं। वैज्ञानिकता के संदर्भ में यदि बात की जाए तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है इस लिपि में वर्णों का स्पष्ट विभाजन है। वर्ण, अक्षर स्पष्ट विभाजन है। देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। दोष अत्यंत ही कम है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जैसे कि स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये कुल मिलाकर के 11 है। अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है और व्यंजन जिसके अंतर्गत कंठ्य, इनकी संख्या 5 है। तालव्य व्यंजन, इनकी संख्या भी 5 है। मूर्धन्य व्यंजन, इनकी संख्या भी 5 है। दंत्य व्यंजन, इनकी संख्या भी 5 है। ओष्ठ्य व्यंजन, इनकी संख्या भी 5 है। अंतःस्थ, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है और द्विगुण व्यंजन 2 है। तो इस तरीके से ये समस्त वर्ण कुल मिलाकर के 52 की संख्या में है। विद्यार्थियों, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सभी उच्चारण स्थल के अनुसार नाम दिए गए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि
कंठ से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को कंठ्य कहते हैं, तालु से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को तालव्य कहते हैं। ये सभी जो बातें हैं वो स्वर व्यंजन और ये सामान्य जो व्याकरण है उसमें पढ़ी जाती है। तो पहली जो विशेषता है वो वर्णों का इसमें स्पष्ट विभाजन है और दूसरी इसकी विशेषता है कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, ये पूर्णतया वर्णात्मक लिपि है, अर्थात इसमें ध्वनि को महत्व न देकर के अक्षरों को महत्व दिया गया है। पूर्व में चर्चा की जा चुकी है कि इसका जो उच्चारण है वो स्पष्ट है। उसकी वजह यह है कि वर्णों का स्पष्ट विभाजन है, स्पष्ट लेखन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लिपि में उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। मतलब जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। और देवनागरी लिपि में जो अंग्रेजी में साइलेंट अक्षर शब्द होते हैं वैसी यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। जो लिखा जाता है वो बोला जाता है, वही पढ़ा जाता है। अब आप अंग्रेजी से इसकी थोड़ी सी तुलना करें समझने के लिए, तो रोमन लिपि में क का उच्चारण के से भी पढ़ा जाता है, सी से भी पढ़ा जाता है, जैसे काइट, कुक, क्वीन। क्यू से भी पढ़ा जाता है, सी से पढ़ा जाता है, सी एच से पढ़ा जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि में क का उच्चारण क से ही पढ़ा जाता है। क लिखा हुआ होगा तो उसको क ही पढ़ा जाएगा। इसके साथ यह कलात्मक लिपि है, सुंदर है, लिखने में सरल है और मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसलिए वह कम खर्चीली भी है। और इसका कोई अभी चर्चा की हमने, साइलेंट उच्चारण नहीं होता, यानी छद्म उच्चारण इसका नहीं होता। और इसमें नियतता है, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है, उच्चारण एक सा ही रहता है। जैसे कि अंग्रेजी में बट लिखा हुआ होता है तो बट में यू की ध्वनि अ का उच्चारण देती है, जबकि पुट में यू की ध्वनि ऊ का उच्चारण देती है। ठीक उसी प्रकार से कैट में सी ध्वनि क का उच्चारण देती है। तो हिंदी में अक्षरों की निश्चितता है, उसमें स्पष्टता है और उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता है। तो इन तमाम विशेषताओं के कारण देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने देवनागरी लिपि का सामान्य परिचय पढ़ा। ठीक इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास की अगली इकाई विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।